हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं इंटरनेट का। चूंकि आपके सिलेबस में इंटरनेट स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है और उसके विषय में जानकारी हमें होना चाहिए। इंटरनेट किस पर काम करता है? तो कंप्यूटर पर ही काम करता है। जब आप किन्हीं सूचनाओं को या डेटाओं को प्राप्त करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, तो आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अर्थात इंटरनेट की सहायता से ही आप सूचनाओं और डेटाओं का आदान प्रदान संभव हो पाता है, आदान प्रदान कर पाते हैं। पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के विषय में अध्ययन किया, कंप्यूटर के विषय में जानने का प्रयास किया कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या होती है, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें प्रयुक्त होने वाली जो भी डिवाइस होती हैं या जो भी युक्ति होती हैं, उनके विषय में भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम अब कंप्यूटर का यूज करके किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसका अध्ययन करेंगे, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरनेट। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत या इंटरनेट के अंतर्गत हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है और इंटरनेट में आखिर वास्तव में अध्ययन किस चीज का किया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट वाले टॉपिक में सबसे पहले तो हमें समझना होता है कि इंटरनेट होता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ या इसका उद्भव कैसे हुआ, साथ ही साथ यह किस तरीके से कार्य करता है, या फिर आपको कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह सूचना आप कैसे प्राप्त करेंगे, उन सूचनाओं को कहां पर स्टोर करके रखा जाता है और उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। साथ ही साथ आपके सिस्टम में जब इंटरनेट से जोड़ना है, आपके सिस्टम को इंटरनेट से जब जोड़ना है, या आपके सिस्टम पर या आपके पर्सनल कंप्यूटर पर इंटरनेट से कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह किस तरीके से प्राप्त की जाएगी और कौन कौन सी युक्तियां इसके लिए सहायक सिद्ध होंगी, तो इन सभी का विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम इंटरनेट का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट का सामान्य परिचय कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेशनल नेटवर्क अर्थात ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व को जकड़े हुए है, सारे विश्व की जानकारी एक कंप्यूटर पर लाकर रख दे, या एक कंप्यूटर की जानकारी विश्व के किसी भी कोने में ले जाने में जो सक्षम हो, उसे ही क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अर्थात जो इंटरनेट है वह इंटरनेशनल नेटवर्क का क्या है? संक्षिप्त रूप है। यह है एक समान प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह होता है जिस पर इंटरनेट काम करता है। तो यह है एक समान प्रोटोकॉल का अनुपालन कर डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। डाटा और सूचनाओं की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूं। डाटा अव्यवस्थित सूचनाओं का संकलन होता है और सूचनाएं व्यवस्थित डाटाओं का संकलन होता है। समझने का प्रयास करिएगा। डाटा क्या होता है? अव्यवस्थित सूचनाओं का संकलन, जिसमें जो सूचनाएं होती हैं वो अव्यवस्थित होती हैं, इनका कोई क्रम नहीं होता है, उन्हें डेटा कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। डाटा को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, उनका प्रोसेस होने के बाद उन्हें व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित डाटा को ही क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। तो आप डाटा और सूचनाओं को यदि उनका आदान प्रदान करना चाह रहे हैं तो उनका आदान प्रदान किनके माध्यम से करेंगे? आप इंटरनेट के माध्यम से करेंगे। इसीलिए इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क। जो वर्तमान युग है उसमें इंटरनेट का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। अर्थात जब से कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर के आने के साथ ही पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया गया है, और इसको बांधने का काम किसने किया है? इंटरनेट ने किया है। इसलिए इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण आधुनिक युग को संचार क्रांति के युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संचार क्रांति के युग के नाम से। तो ये चीजें आपको याद रखना है सामान्य परिचय के अंतर्गत। बात कर लेते हैं कि जो इंटरनेट है उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो किसका है? प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर का है। इन्होंने ही सर्वप्रथम इंटरनेट की खोज का प्रस्ताव रखा था या खोज की थी, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और इन्होंने 1962 में सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था कि इंटरनेट की स्थापना किस तरीके से की जानी चाहिए। आर्पनेट की बात कर लेते हैं कि आर्पनेट है क्या। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आर्पनेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। यहां ध्यान रखिएगा, जो नेट है नेट नेट ही है। आर्प का जो है फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट का होता है नेट। तो इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। क्या थी ये? तो यहां पर इंटरनेट का प्रारंभ इसके विकास से ही शुरू माना जाता है।
अर्थात जैसे ही ARPANET का विकास हुआ था, ARPANET का विकास क्यों किया गया था या किसके लिए किया गया था, तो इसका विकास 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था? रक्षा विभाग में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने के लिए किया गया था। इसके लिए जैसे ही ARPANET का विकास किया गया तो उसके विकास के साथ ही इंटरनेट का विकास जुड़ जाता है और इंटरनेट भी अस्तित्व में आ जाता है। तो ARPANET आपको ध्यान रखना है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि इसका विकास किसने किया, कब किया और क्यों किया। क्लियर हुआ? चलिए, इसे ही वर्तमान इंटरनेट व्यवसाय का जन्म माना जाता है। जो वर्तमान इंटरनेट जो व्यवसाय में उपयोग होने लगा है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं और डाटाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका विकास किसके विकास से जुड़ा हुआ है? ARPANET के विकास से जुड़ा हुआ है। टिम बर्नर्स-ली, कौन थे टिम बर्नर्स-ली? तो यह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1989 में HTML का आविष्कार किया था, उसका विकास किया था। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब ब्राउज़र को तैयार करने में किया जाता है। जो वेब ब्राउज़र बनाए जाते हैं उन्हें किसी, या वेब पेज जो निर्मित किए जाते हैं उन्हें किसी लैंग्वेज पर ही निर्मित किया जाता है। तो यह भी क्या है? ऐसी लैंग्वेज है जिस पर वेब पेजों को बनाया जाता है। तो इसका विकास किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? 1989 में किया था। 1989 में ही टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं 3 नंबर में, सीधा लिख दिया जाएगा HTML। तो आपको पता होना चाहिए कि HTML का फुल फॉर्म क्या है और इसका आविष्कार कब और किसने किया था और यह क्या काम करती है। साथ ही साथ www क्या आविष्कार किसने किया था, कब किया था और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए टिम बर्नर्स-ली को www का जनक भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के विषय में थोड़ी सी हम जानकारी जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो जानना बहुत जरूरी है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं और ना भी पूछे जाए तो इतनी जानकारी आपको अपने पास रखनी चाहिए। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है, www है, इसका पहला उपयोग 6 अगस्त 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1991 में। 1993 में सर्न ने इसे निःशुल्क उपयोग हेतु उपलब्ध कराया था। किसने करवाया था? सर्न ने। पूछा जाता है कि www को, वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग हेतु किसने प्रोवाइड करा था? तो किसने करा था? सर्न ने किया था। कब किया था? 1993 में किया था। इस पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। अर्थात ये किस पर काम करता है? www यह द्विस्तरीय नियमों पर का अनुपालन करता है। और किसके द्विस्तरीय नियमों का? या तो आपका HTTP हो सकता है या फिर TCP या फिर IP हो सकता है। ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं, नियमों के समूह होते हैं जिनके नियमों का पालन कर www कार्य करता है। क्लियर हुआ? 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना भी की गई थी। तो क्लियर हो? ये जानकारी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले www का आविष्कार का उपयोग कब हुआ था, साथ ही साथ इसे मुफ्त किसने प्रोवाइड किया था, साथ ही साथ यह किस पर कार्य करता है, किसके नियमों की अनुपालना करता है। मोज़ेक की बात कर लेते हैं। तो यह क्या है? यह www पर आधारित पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। सर्च इंजन के रूप में भी बनाए जाते हैं। किसी चीज़ को आपको सर्च करना है तो उसके लिए भी इन्हें निर्मित किया जाता है। तो मोज़ेक क्या है? www पर आधारित पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। इसका विकास 1993 में किसने किया था? मार्क एंडरसन ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और किसने इसका विकास किया था? तो मार्क एंडरसन ने किया था। एक परिभाषा आपसे पूछ ली जा सकती है 3 नंबर में कि स्टरलिंक परियोजना क्या है। स्टरलिंक परियोजना के विषय में आपसे 3 नंबर में, 5 नंबर में दोनों हिसाब से पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी जानकारी रखनी है। स्पेस एक्स एक कंपनी है जिसके द्वारा विकसित यह दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक इंटरनेशनल कंपनी है। कौन सी? स्पेस एक्स। और इसी के द्वारा यह परियोजना लागू की गई है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए
यह कौन सी कंपनी के द्वारा विकसित है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया, इस परियोजना का विकास किया गया है। और स्पेस एक्स क्या है? यह दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक इंटरनेट परियोजना है। स्टर्लिंग जो परियोजना है वह दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक इंटरनेट परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 मई 2002 में एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स कंपनी है, इसके डायरेक्टर हैं, इसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी और इनके द्वारा ही स्टर्लिंग परियोजना की रूपरेखा गढ़ी गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 मई 2002 को हुई थी। स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने अब तक 60 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ है, अर्थात वह अपने 60 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। भारत में इंटरनेट की बात कर लेते हैं। तो भारत में इंटरनेट का उपयोग होना कब से प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1995 से। और यह सेवा किसने प्रदान की थी? तो यह सेवा प्रदान की थी VSNL ने, अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। इसने भारत में इंटरनेट की सेवा को प्रदान किया था। कब प्रदान किया था? 15 अगस्त 1995 में। इस संबंध में जो अर्नेट है, अर्नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, को सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम की ओर से प्रोत्साहन भी दिया था। क्लियर हुआ? किसमें? यह सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। इंटरनेट कैसे कार्य करता है? सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि ये जो इंटरनेट है, सामान्य परिचय तो हमने देख लिया कि यह किस तरीके का होता है, क्या है, कैसे इसका विकास हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेट वास्तव में कार्य करता कैसे है। तो इंटरनेट सबसे पहले यह है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। किस मॉडल पर कार्य करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। इसमें ये ओपन है, ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्क द्वारा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्विस्तरीय नियमों की परिकल्पना द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाया जाता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इंटरनेट में क्या होता है, सूचना या डेटाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और किसके माध्यम से किया जाता है? तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियमों का संकलन होता है जिसके आधार पर यह काम करता है। और वह नियमों का संकलन किसके आधार पर होगा? या तो TCP पे होगा या IP पे होगा। क्लियर हुआ? इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सूचनाओं को पैकेट या बंडलों के रूप में स्विच किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने हेतु हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसकी आवश्यकता होती है। आपके पास एक कंप्यूटर होगा, फिर एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी होगी, कोई एक प्रोवाइडर होगा जो आपको इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराएगा। तो जब वह सेवा उपलब्ध कराएगा तो किसके माध्यम से कराएगा? तो उसके लिए या तो फिर टेलीफोन लाइन होगी या फिर कोई वायरलेस तकनीकी होगी, उसके माध्यम से वह हमें ये सेवा देता है। उसके माध्यम से इंटरनेट से हम अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को जोड़ पाते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आखिर वास्तव में कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, आपका PC होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से तो आप इंटरनेट का उपयोग करेंगे। फिर अब सिस्टम आपके पास हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, फिर क्या चाहिए आपको? फिर आपके लिए मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। मॉडेम क्या काम करता है? तो मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों काम करता है। एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने का काम करता है। इसके बाद संचार माध्यम मतलब आप जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी, वह इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक माध्यम बनाएगी। वह माध्यम या तो टेलीफोन लाइन हो सकती है, प्रकाशीय तंतु हो सकता है, कोई वायरलेस तकनीकी हो सकती है। इसके माध्यम से आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ेगी। फिर आपको वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई सूचनाएं चाहिए हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वह किसके माध्यम से मंगवाएंगे? आप वेब ब्राउजर के माध्यम से मंगवाएंगे। साथ ही साथ एक क्या होना चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रदाता होना चाहिए। तो इस तरीके के इन चीजों की आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी? एक तो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, फिर आपके पास मॉडेम होना चाहिए या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए,
उसके बाद कोई संचार तकनीकी होगी जो इंटरनेट सर्विस प्रदाता द्वारा आपको प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से आपके सिस्टम पर इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। वो या तो टेलीफोन लाइन हो सकती है, प्रकाशीय तंतु हो सकता है, या फिर वायरलेस तकनीकी हो सकती है। साथ ही साथ आपको इंटरनेट का उपयोग करने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतनी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल कि आखिर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट पर उपलब्ध, या फिर इंटरनेट किन किन प्रोटोकॉलों पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉलों की परिभाषा देख लें तो एक समान नियमों व प्रतिमानों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसी में जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि जो इंटरनेट काम कर रहा था वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पर कर रहा था। तो जो टीसीपी है या आईपी है यह सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। कैसा है? सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला प्रोटोकॉल है। टीसीपी पैकेट स्विचिंग तकनीकी का उपयोग करता है। पहले ही हमने देखा है कि जो इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं तो वह पैकेट स्विचिंग तकनीकी के आधार पर ही करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से आपको यदि ईमेल को भेजना है या प्राप्त करना है तो आप जिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अर्थात वर्तमान समय में इस प्रोटोकॉल का ईमेल के आदान प्रदान में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। एक होता है एचटीटीपी अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www जो वर्ल्ड वाइड वेब है, यह हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अर्थात जब आप वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो वह भेजने का काम किस प्रोटोकॉल पर होता है? एचटीटीपी पर होता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यह क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर करता है? क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। एक होता है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है। यह कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल, जिसमें डाटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, चित्र हो सकता है, ऑडियो या वीडियो कुछ भी हो सकता है, उनको स्थानांतरित करने का काम करता है। तो वह कौन सा प्रोटोकॉल कहलाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाएगा। क्लियर हो गया? एक हो गया था क्या? जो ईमेल के लिए काम कर रहा था। एक हो गया था क्या? जो इंटरनेट पर काम कर रहा था सबसे ज्यादा लोकप्रिय, वो कौन सा था? टीसीपी था। एसएमटीपी था, वो ईमेल पर काम कर रहा था। एचटीटीपी जो www पर कार्य कर रहा था। एफटीपी जो फाइल को ट्रांसफर करने पर कार्य कर रहा है। एक होता है गोफर। यह प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। अर्थात यह डॉक्यूमेंट्स को खोजता भी है, उन्हें प्रदान भी करता है और साथ ही साथ उन्हें प्रदर्शित करने का काम भी करता है। टेलीनेट, इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिमोट लॉगिन। तो ये अन्य नाम आपको ध्यान रखना है कि टेलीनेट को क्या कहा जाता है? रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। इसके दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूरस्थ नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डाटा और फाइलों को उपयोग किया जा सकता है। अर्थात जो रिमोट कंप्यूटर होता है उसमें जो भी फाइलें होती हैं उसको हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? टेलीनेट के माध्यम से। फिर वेब पेज। वेब पेज क्या होता है इसके विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां पर सूचनाओं का संकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। समझ लेते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। जो साइट होती है, जो www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इस पर जितने भी पेज होते हैं, जितने भी पेजों का संकलन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। और ये वेब पेज किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? तो HTML लैंग्वेज की सहायता से बनाए जाते हैं। अर्थात HTML पर तैयार किए जाते हैं। और इन पेजों को एक दूसरे से किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? तो उन्हें हाइपरलिंक की सहायता से जोड़ा जाता है। तो क्लियर हुआ? कौन से पेज वेब पेज कहलाते हैं? जो भी पेज www या वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध होते हैं उसके प्रत्येक पेज को वेब पेज कहा जाता है। यह HTML पर तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ इन पेजों को जोड़ने का काम हाइपरलिंक की सहायता से किया जाता है।
वेबसाइट में इन्हें संग्रहित किया जाता है। कहां पर संग्रहित करेंगे? अलग अलग वेबसाइटों पर संग्रहित करेंगे। जब आपको वह वेब पेज चाहिए होता है तो आप वो वेबसाइट को टाइप करते हैं और उस वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट खोजकर उसको आपके सामने रख देता है। वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले क्या खुलता है? होम पेज खुलता है। होम पेज दिखाई देता है, यह वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है। तो जैसे ही आप वेबसाइट को खोलते हैं, क्योंकि अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग बंडल के तौर पर अलग अलग पेजों में सेव कर दिया जाता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। जब आप किसी सूचना को प्राप्त करना चाह रहे होते हैं तो आप उस साइट पर जाते हैं। उस साइट में सबसे पहले आपके सामने जो पृष्ठ आता है उसे होम पेज कहा जाता है और वही आपके सामने सबसे पहले प्रदर्शित होता है। प्रदर्शित होने वाला पहला पृष्ठ होता है जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं की सूची को प्रदर्शित करता है कि इसके अंदर आखिर कौन कौन सी सूचनाएं समाहित हैं और आपको कौन सी सूचना चाहिए है। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? HTTP। अभी देखा था हमने कि www पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? हमने देखा कि जो वेब पेज था वो तो HTML पर काम कर रहा था, उस पर उसको तैयार किया जा रहा था। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो तो एक बहुत बड़ी चीज है। उसके अंदर जो पेज होते हैं उन्हें हम वेब पेज कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भाषाएं तो बहुत सारी होती हैं जो अलग अलग चीजों को तैयार करने का काम करती हैं। तो बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पर कौन कौन सी भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि HTML होती है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। यह वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा है। फिर एक होती है XML, जिसे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। HTML में जहां वेब पेज की डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है, वहीं पर XML भाषा में डाटा स्टोर करने तथा डाटा का स्थानांतरण करने पर जोर दिया जाता है। HTML में क्या किया जाता है? वेब पेज की डिजाइन पर बहुत जोर दिया जाता है कि जो डिजाइन है वो सही तरीके से बननी चाहिए। लेकिन जो XML है इसमें डाटा को स्टोर करने पर और डाटा का स्थानांतरण करने पर विशेष जोर दिया जाता है। एक होती है XHTML अर्थात एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? तो यह सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, अर्थात लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। तो वेब पेज तैयार HTML पर भी होते हैं और जावास्क्रिप्ट पर भी होते हैं। एक होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। प्रयोग इसका किस में होता है? तो डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। जब यदि आपको डायनेमिक वेब पेज तैयार करने हैं तो उसके लिए PHP का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फेसबुक हो गया, याहू हो गया, ये जो वेबसाइट हैं वह किस पर तैयार की जाती हैं? PHP पर ही तैयार की जाती हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया की साइट होती है जैसे फेसबुक हो गया, याहू हो गया, तो इन्हें किन पर तैयार किया जाता है? तो इसे PHP प्रोटोकॉल पर लैंग्वेज पर तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस की, कि आखिर IP एड्रेस क्या होता है। तो देखिए हमने देखा कि www पर हम बहुत सारी सूचनाओं का संकलन अलग अलग पेजों पर कर सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। जब आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है तो आपको उस वेब पेज पर जाना पड़ेगा। उन वेब पेजों को अलग अलग फाइलों में सेव किया जाता है। लेकिन अब वो कहां पर सेव है, हम कैसे उस तक पहुंचेंगे, उसके लिए एक आपके पास एड्रेस आता है, अलग अलग उसका एड्रेस प्रदर्शित होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है, जो हमें उस वेब पेज तक पहुंचाने का काम करता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक अंकीय विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। यह एड्रेस कंप्यूटर प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। इसमें कंप्यूटर या उपकरण द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम, नेटवर्क पर उसकी स्थिति आदि शामिल रहती है। क्या क्या रहेगा इसमें? प्रोटोकॉल का नाम रहेगा, साथ ही साथ नेटवर्क पर उसकी स्थिति कहां पर है इसका भी उल्लेख इस पर रहता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस जो कंप्यूटर को स्थायी पता प्रदान करता है, और एक होता है डायनेमिक IP एड्रेस जो इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार एक नया पता उसको दे देता है। दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक IP एड्रेस होता है और एक डायनेमिक होता है। IPv4 की बात कर लेते हैं। वर्जन 4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहा जाता है इसको। यह 0 से 255 तक के अंकों के 4 समूहों का सेट होता है। अच्छा, 4 अंकों का समूह बनाया जाता है और इसमें कैरेक्टर 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं।
इसमें जो अलग अलग समूह होते हैं 4-4 अंकों के, उन्हें डॉट के माध्यम से अलग किया जाता है। इसमें 32 बिट या 4 बाइट नंबर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसका वर्जन जो 6 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसमें 128 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? 128 बिट नंबर का प्रयोग। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों को 8 समूह होते हैं, अर्थात 4-4 हेक्साडेसिमल अंकों के कितने समूह होते हैं? 8 समूह होते हैं, और उन समूहों को कॉलन्स के द्वारा अलग किया जाता है। इस तरीके का चिन्ह होता है जिसे कॉलन्स कहा जाता है, उसके माध्यम से इसे अलग किया जाता है। एक होता है USSD, अर्थात अनसैचुरेटेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा डेट। यह एक प्रोटोकॉल है। क्या होता है? ये भी एक प्रोटोकॉल है। यह GSM सेल्यूलर फोन द्वारा सेवा प्रदाता को से कंप्यूटर संचार हेतु प्रयुक्त की जाती है। जो GSM होता है, जो सेल्यूलर फोन होता है, उसके द्वारा सेवा प्रदाता के कंप्यूटर से संचार हेतु प्रयुक्त की जाती है। क्या? USSD। USSD संदेश 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स तक लंबे हो सकते हैं। कितने लंबे हो सकते हैं? 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जितने लंबे। अगस्त 2016 में यूनियन बैंक ने NPCI के साथ मिलकर USSD आधारित *99# मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। जब आप यह सर्च करते हैं तो इसके माध्यम से USSD जो नंबर होता है वह आपके सामने प्रदर्शित हो जाता है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं डोमेन नेम सिस्टम की। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो यह संख्याओं से बने IP एड्रेस को शब्दों में बने डोमेन नेम में बदलने का काम करते हैं। क्या होता है कि जो IP एड्रेस होते हैं वो संख्याओं से बने होते हैं, उन्हें शब्दों में बदलने का काम क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम करता है, DNS करता है। इसमें सभी डोमेन नेम तथा IP एड्रेस का संग्रह होता है। किसमें? डोमेन नेम सिस्टम में। डोमेन नेम क्या होता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे वेबसाइट का पता कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेब पेज जो होते हैं उनमें जो सूचनाओं का संकलन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, वो जिन्हें वेबसाइट कहा जाता है, अलग अलग वेबसाइट होती हैं। तो क्या होता है, उन वेबसाइटों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं जिन्हें वेबसाइट का क्या कहा जाता है? पता कहा जाता है। इसमें वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन का नाम शामिल होता है। 2 होते हैं इन पते में, एक तो वेबसाइट का नाम होगा, साथ ही साथ एक्सटेंशन का नाम होगा जो उसे पहुंचाने का काम करेगा, उस तक पहुंचने का काम करेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि www.yahoo.com, तो यहां पर याहू तक जो नाम लिखा गया है यह है वेबसाइट का नाम। वेबसाइट के नाम के साथ www वर्ल्ड वाइड वेब स्वतः ही जुड़ जाता है, इसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब भी किसी चीज को सर्च करने जा रहे होते हैं तो आप बस उसका पता मतलब वेबसाइट का नाम और एक्सटेंशन का नाम टाइप कर दीजिए। जो सिस्टम है आपका या इंटरनेट है वह www वर्ल्ड वाइड वेब को स्वतः ही वहां पर ऐड कर देता है। तो यह क्या होता है? वेबसाइट के नाम के साथ स्वतः ही जुड़ा रहता है। और डॉट के बाद जो भी दिया रहता है इसे एक्सटेंशन का नाम कहते हैं, अर्थात फाइल का पता होता है कि यह किस फाइल में यह डेटा रखा हुआ है। www डोमेन नेम का ही अंग होता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि www किसका नाम होता है? एक्सटेंशन का नाम होता है या फिर वेबसाइट का अंग होता है? किसका अंग होता है? ये डोमेन एक्सटेंशन का अंग होगा या डोमेन नेम का अंग होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो www है किसके साथ जुड़ा हुआ है? वेबसाइट के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे डोमेन नेम का अंग माना जाता है। क्लियर है? ये क्या है? डोमेन का नाम ही है। डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती कि जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा। इसमें आप कैसे भी टाइप कर दीजिए वह वहां तक आपको पहुंचा देगा। इसलिए इसे कहा जाता है कि जो डोमेन नेम है वो है केस सेंसिटिव नहीं होता है, अर्थात इनमें बड़े और छोटे अक्षरों को लिखा जा सकता है। आपको यदि याहू लिखना है तो आप स्मॉल वर्ड में भी लिख सकते हैं और जो कैपिटल वर्ड है उसमें भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। इसमें इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो डोमेन नेम होता है इसमें अंक भी हो सकते हैं, अक्षर भी हो सकते हैं। और इसमें अधिकतर कैरेक्टर कितने होते हैं? 64 कैरेक्टर होते हैं। इस 64 कैरेक्टर तक इसमें आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर जो होता है हाइफन का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा जाता है एकमात्र विशेष कैरेक्टर किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइफन का उपयोग किया जाता है, जो कि डैश के समान होता है।
टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन के नाम हम देख लेते हैं कि आखिर जो हाई लेवल के हैं, जो अधिकतर यूज होते हैं, वह कौन कौन से हैं। जैसे कि कहीं लिखा होता है EDU, ये एक्सटेंशन का नाम होता है। EDU का मतलब होता है एजुकेशनल, अर्थात शैक्षणिक संस्थानों के नाम के आगे .edu लिखा होता है। ऐसे ही .com हो गया तो वो कॉमर्शियल हो जाता है, व्यवसायिक हो जाता है। ORG लिखा है तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, अर्थात संस्थान के नामों के आगे क्या एक्सटेंशन क्या लिखा होता है, .org। GOV लिखा है तो गवर्नमेंट होता है, मिल होता है तो मिलिट्री होता है, NET लिखा होता है तो नेटवर्किंग होता है, और INT होता है तो इंटरनेशनल होता है, को लिखा होता है तो कंपनी होता है, इन्फो लिखा होता है तो इंफॉर्मेशन होता है। अब जब आप वेबसाइट पर एक्सटेंशन का नाम या डोमेन का नाम जब उसमें आप सर्च करते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं, आप साइड लिखते हैं कि मान लीजिए आपने लिखा कि mpsc.nic.in, यहां पर आप देखिएगा कि इन कहां पर उपयोग हुआ है, यहां पर इंफॉर्मेशन में, अर्थात आपको सूचना प्रदान करनी है किसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, MPPSC की करनी है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जब एक्सटेंशन का नाम डालते हैं तो आपको पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि आखिर आप क्या चाहते हो, संस्थान की जानकारी चाहते हो। इसलिए आप देखोगे अलग अलग साइडों में कभी कभी लिखा होता है कि MPPSC.com आप सर्च कर लीजिए, अर्थात जो कॉमर्शियल है उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। .in है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। ORG है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके विषय में जानकारी मिलेगी। तो जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप एक्सटेंशन का नाम डालते हैं कि आपको इसके विषय में किस चीज की जानकारी चाहिए, इसकी शैक्षणिकता की जानकारी चाहिए, इसके व्यवसाय की जानकारी चाहिए, संस्थान की जानकारी क्या चाहिए, गवर्नमेंट साइट खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। जैसे कि आप MP government.in, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, तो क्या कर रहे हैं, .in तो गवर्नमेंट, और .in मतलब इसकी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये क्या होते हैं, एक्सटेंशन के नाम होते हैं। कंट्री कोड हम देख लेते हैं, जैसे इन लिखा है अर्थात इंडिया होता है, UK लिखा होता है तो यूनाइटेड किंगडम होता है, और US लिखा होता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। तो यह क्या होते हैं, ये होते हैं कंट्री के कोड। क्लियर है। अर्थात आप इन का यूज कर रहे हैं तो वह इंडिया के लिए करेंगे, UK का यूज कर रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम का कर रहे हैं, और US का कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, कंट्री कोड होते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उसका URL कहलाता है। अर्थात वेबसाइट का जो पता होता है वो क्या कहलाता है, उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, उसका पता कहलाता है। इसमें डोमेन वेब शामिल होता है। क्या शामिल होता है, डोमेन वेब शामिल होता है। URL में क्या क्या शामिल होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम होता है, जैसे कि हमने इसमें किसका काम किया है, HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसके प्रोटोकॉल का नाम होगा, फिर उसमें उसका कॉलन होता है, ये देखिए कॉलन और 2 स्लैश होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डोमेन नेम, और मैंने बोला था कि डोमेन नेम में www स्वतः ही समाहित होता है। तो जैसे हमने डोमेन नेम डाला गूगल, हमें गूगल की जानकारी चाहिए तो हमने क्या किया, गूगल लिखा तो www आ गया .google फिर क्या होगा, एक्सटेंशन का नाम हो जाएगा, यहां पर फिर वेब पेज तक पहुंचने का पता हो जाएगा अर्थात .com HTML, और फिर क्या हो जाएगा, फाइल का नाम हो जाएगा कि इसमें जैसे इंदर HTML की आपको इंदर तक जाना है, इंदर की फाइल इसमें चाहिए। तो क्लियर है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो ये बाकी चीजें गूगल खुद ही उसमें ऐड कर देता है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग होना है, किस वेबसाइट से जाना है, वेबसाइट तो आप खुद ही सर्च करते हैं, और किस भाषा का उपयोग होगा, और सिर्फ आप फाइल का नाम डालते हैं और वो पूरा का पूरा इसमें URL टाइप हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से URL होता है और URL के भाग होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता है, सभी का हो रहा है, स्लैश का भी उपयोग हो रहा है, ठीक है, कॉलन का उपयोग भी हो रहा है, लेकिन इसमें स्पेस का उपयोग नहीं होता, रेगुलर ही ये लिखे जाते हैं। यह केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें केस सेंसिटिव होता है। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि कहां पर बड़ा अक्षर लिखना है और कहां पर छोटा अक्षर लिखना है। URI क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर।
यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है? तो यह www पर किसी फाइल का नाम, सूचना का नाम या उसकी स्थिति बताता है। आपको फाइल का नाम जानना है, सूचना का नाम जानना है, साथ ही साथ उसकी स्थिति कहां पर है, इसको बताने का काम क्या करता है? URI करता है। इसमें URL का कुछ या पूरा हिस्सा शामिल होता है। जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है उसका या तो कुछ हिस्सा शामिल होगा या फिर वह पूरा का पूरा हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब बात कर लेते हैं हम वेब ब्राउजर, अर्थात आपको यदि कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह सूचना आप किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे? उसके लिए कुछ ब्राउजर होते हैं जो इसे उपलब्ध कराने में आपको सरलता महसूस कराते हैं, अर्थात सरलता से वो सूचना आपके पास पहुंचा देते हैं। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो www पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं। जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, वह किसे उपलब्ध कराते हैं? उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। यह HTTP पर कार्य करता है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कुछ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं। जैसे कि एक वेब ब्राउजर जिसे इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है। आप जैसे ही कोई सिस्टम खरीदते हैं, हम एंड्रॉइड मोबाइल खरीदते हैं, तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है यह कंपनी की ओर से आपको मोबाइल के साथ या कंप्यूटर सिस्टम के साथ मुफ्त में प्रदान किया जाता है। इसका विकास किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने किया था। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं, सिस्टम को लेके आते हैं, तो यह उसमें समाहित रहता है। यह विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर है। आपने देखा होगा एक ऐसा गोल बना होता है और उसके ऊपर इस तरीके से एक चित्र बना होता है। वो क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। एक होता है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? इसका विकास मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था और प्रयोग विंडोज, लाइनेक्स और मेंटोस आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मोजिला फायरफॉक्स का। यह भी निःशुल्क वेब ब्राउजर है, अर्थात इसके उपयोग के लिए आपको किसी भी प्रकार की शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं होती है। आप या तो प्ले स्टोर से जाके या गूगल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ओपेरा, इसका विकास ओपेरा सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। प्रयोग मोबाइल फोन तथा पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है एप्पल सफारी। एप्पल सफारी भी क्या है? ये वेब ब्राउजर है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, आपसे बोले जाएंगे कोई 5 वेब ब्राउजर के नाम लिखिए, या फिर पूछ लिया जाएगा कि सफारी क्या है, एप्पल सफारी क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, एंटीवायरस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है? वेब ब्राउजर है। तो जो एप्पल सफारी है वह एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा 2007 में इसका विकास किया गया था। यह मेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। इसका प्रयोग आईफोन तथा आईपैड में किया जाता है। तो किस में किया जाएगा? चूंकि सफारी है और सफारी किसका है? एप्पल्स का है। किसका है? एप्पल्स, यहाँ पे स्लैश है। तो ये क्या है? एप्पल सफारी एप्पल का है और यह किस में होता है? आईफोन और आईपैड के साथ आता है। गूगल क्रोम से तो सब लोग परिचित होंगे। कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो किस में करते हैं? क्रोम में करते हैं। और क्रोम किसका है? गूगल का है। इसका विकास गूगल कंपनी द्वारा 2008 में किया गया था। यह बेहतर सुरक्षा प्रावधानों एवं उच्च गति क्षमता हेतु लोकप्रिय है। अर्थात इसमें यदि आप किसी भी साइट को सर्च करते हैं तो वह इसमें सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। आपकी जानकारी, आपके डेटा को किसी और तक नहीं पहुंचाया जाता है आपकी अनुमति के बिना, अर्थात उन डेटाओं को सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही साथ इसकी गति भी कैसी होती है? उच्च होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज, इसका कोड नेम होता है स्पार्टन। क्या होता है? स्पार्टन। विंडो 10 के साथ ये लॉन्च किया गया था। एपिक क्या है? भारतीय ब्राउजर है। 12 भाषाओं में मोजिला पर तैयार किया गया था। जो मोजिला फायरफॉक्स है उस पर ही तैयार किया गया था एपिक को, जो कि 12 भाषाओं में था। इसका विकास आलोक भारद्वाज द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आलोक भारद्वाज द्वारा। फिर यूसी ब्राउजर जो कि चाइनीज ब्राउजर है और इसका विकास अलीबाबा गुरु जो चीनी है उनके द्वारा किया गया था। एक होता है मोज़ेक जो होता है पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो www पर पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर तैयार किया गया था वह कौन सा था? मोज़ेक था। इसके बाद भी और भी वेब ब्राउजर हैं जैसे कि विवाल्डी है, टाटा ब्राउजर है, मैक्स्थान है, क्लॉक है, स्लिमजीत है और नेट स्केप है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। यदि आपसे पूछ लिए जाएं तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना चाहिए कि क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। वेब इंडेक्स, वेबसाइट की सूची या डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? वेब इंडेक्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सर्च इंजन की।
कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कहलाते क्या हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी सूचना को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उस सूचना को आप तक पहुंचाना या उस सूचना को ढूंढने का काम जो करते हैं उन्हें कहते हैं सर्च इंजन। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे www पर जानकारी को खोजने के लिए तैयार किया जाता है। और ये किस पर काम करते हैं, ब्राउजर पर काम करते हैं। क्या करेंगे, आपकी जानकारी को खोजने का काम करेंगे। बात कर लेते हैं कुछ प्रचलित सर्च इंजनों की, जैसे कि गूगल क्या है, लैरी पेज और सर्जी ब्राउन द्वारा 1997 में इसका विकास किया गया था। याहू, इसे फ्री ईमेल प्रोवाइडर कहा जाता है और 1994 में जेरी यांग और डेविड फ्लो द्वारा इसका विकास किया गया था। ऐसे ही बिंग होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था और 2009 में स्टीव बलमर द्वारा इसे लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत। ऐसे ही होता है ब्लैको, हॉटबॉट, एक्साइड क्या है, सर्वप्रथम क्रॉलिंग सर्च इंजन है। कैसा है, क्रॉलिंग सर्च इंजन का रूप है। अभी हम देखेंगे कि क्रॉलिंग सर्च इंजन क्या कहलाता है। वाइडू क्या है, चीन का सर्च इंजन है। ask.com, यह प्रश्न उत्तर शैली में आपको डेटा प्रोवाइड कराता है, तो ये भी क्या है, सर्च इंजन है। तो आपको यहाँ पर ये कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि ये जो नाम दिए गए हैं वो क्या हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। तो ये सर्च इंजन आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कोई 4 या 5 सर्च इंजनों के नाम लिखिए, या फिर दे दिया जाएगा गूगल, तो गूगल क्या है आपको पता होना चाहिए कि यह सर्च इंजन है। क्लियर हो गया। तो गूगल, याहू, बिंग, ब्लैको, हॉटबॉट, एक्साइड, बाइडू, ask.com, अल्टा विस्टा, ऑरकुट, बुलफ्रॉम अल्फा, आइकोस, चाचा.com, यानडेक्स और स्पाइडर, ये क्या हैं, यह सर्च इंजन के ही रूप हैं। विभिन्न सर्च इंजन हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं, जैसे कि एक होता है क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब होता है ढूंढना, अर्थात वेबसाइट को स्कैन करना। आपसे कोई चीज आपने उससे पूछी है तो वह क्या करेगा, पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा और उसको क्रॉल करेगा, उसमें ढूंढेगा, ऊपर नीचे उसको खिसका के देखेगा। एक होता है बॉट क्या होता है, नई जानकारी को अपलोड करना तथा पुरानी जानकारी को व्यवस्थित करना। जब आप किसी चार्ट के अंदर कोई नई जानकारी डालते हैं, उसको फीड करते हैं, तो बॉट के माध्यम से क्या होता है, नई जानकारी को डेट के हिसाब से या उसकी एमबी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से उसे व्यवस्थित कर देता है। साथ ही साथ जो पुरानी जानकारी होता है उसे भी क्या कर देता है, व्यवस्थित रूप से जमा देता है और आपको बता देता है कि नई जानकारी कहाँ पर है और पुरानी जानकारी कहाँ पर है। इंडेक्सिंग, उसको इंडेक्सिंग करना कि आखिर जो अंकगणितीय डेटा है उनको कहाँ करना है, चिन्हों को कहाँ करना है, किस तरीके से उसे व्यवस्थित करना है। रैंकिंग क्या होता है, सर्च के हिसाब से व्यवस्थित करना, कौन सी चीज़ आप कितना सर्च कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप ज़्यादा सर्च करते हैं उसको वह ऊपर व्यवस्थित कर देता है और जिसको कम सर्च करते हैं उसे वह नीचे कर देता है। तो इस तरीके से कुछ शब्दावली होती हैं, जैसे क्रॉलिंग क्या कहलाता, वॉट क्या कहलाता, इंडेक्स क्या कहलाता, रैंकिंग क्या कहलाता है। 3-3 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। सर्च इंजन के प्रकार देख लेते हैं। तो सर्च इंजन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक होता है क्रॉलर सर्च इंजन, एक होता है डायरेक्टरी सर्च इंजन, एक होता है हाइब्रिड सर्च इंजन और एक होता है मेटा सर्च इंजन। देख लेते हैं क्रॉलर सर्च इंजन क्या होता है। तो यह नई जानकारी एवं डेटाबेस को अपडेट करता है, अर्थात बार बार ये क्या करेगा, नई जानकारी को अपडेट करता रहेगा, डेटाबेस को अपडेट करता रहेगा। इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि गूगल आता है, विंग आता है, याहू आता है और स्पाइडर आता है। डायरेक्टरी सर्च इंजन की बात करें तो इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है, अर्थात कौन सी जो साइट है, वेबसाइट है ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है, कौन सी कम लाई जा रही है, तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसे जमा दिया जाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें डीमास आता है, याहू डायरेक्टरी आता है। ऐसे ही हाइब्रिड सर्च इंजन क्या होता है, तो यह क्रॉलर और डायरेक्टरी के मिश्रण पर आधारित होता है, अर्थात इसमें नई जानकारी डेटाबेस को अपडेट भी किया जाता है, साथ ही कैटेगरी के आधार पर उसे व्यवस्थित भी किया जाता है, उसे हाइब्रिड सर्च इंजन कहा जाता है और इसमें गूगल और याहू के नाम आते हैं। मेटा सर्च इंजन की बात करें तो मेटा सर्च इंजन में ऐसे सर्च इंजन आते हैं जो किसी अन्य सर्च इंजन से डेटा लेकर रिजल्ट देते हैं, अर्थात किसी अन्य सर्च इंजन में डाटा व्यवस्थित है और आप सर्च करते हैं तो यह वहां से लेके डाटा आपको उपलब्ध करा देते हैं, जैसे कि डॉकफिल, मेटा, क्लोवर जो हैं, ये सर्च इंजन कैसे हैं, मेटा सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यदि 3-3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि क्रॉलर सर्च इंजन क्या कहलाता है, डायरेक्टरी सर्च इंजन क्या कहलाता है, हाइब्रिड सर्च इंजन क्या कहलाता है और मेटा सर्च इंजन क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए।
थोड़ा सा हम डीप में जाके पढ़ रहे हैं, आप घबराना नहीं कि सर कितने डीप तक जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके विषय में कंप्यूटर स्पष्ट तौर पर जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि यहां से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो यहां से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा डीप में जाके इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए भारत में इंटरनेट की बात कर लेते हैं कि भारत में इंटरनेट कैसे आया, कब आया और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा का प्रारंभ VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा कब से प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ किया गया था। भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी कौन सी है? यह है सत्यम इन्फो, और इसने कब इसको प्रदान किया था? तो नवंबर 1998 में प्रदान किया था इंटरनेट को। तो पहली कौन सी थी? VSNL थी, और दूसरी कौन सी थी? सत्यम इन्फो थी। भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी थी? हॉटमेल थी, जिसके जनक कौन है? सवीर भाटिया हैं। भारत में इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान कौन सा था? तो NIS था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारत की नई इंटरनेट, ये क्या है? इंटर है, नई इंटरनेट गलत लिखा है, इंटरनेट है ना। नई इंटरनेट नीति का नाम था डाटा इंटरनेट डोमेन। क्या था? डाटा इंटरनेट डोमेन था। VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, और इसकी जो ब्रॉडबैंड सेवा है जो इंटरनेट प्रदान करती है उसका नाम है डाटा वन। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन कौन सी कंपनियां हैं उनको हम देख लेते हैं, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो इसमें आती है VSNL जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, MTNL आ सकता है, सत्यम इन्फो है, और भारतीय एयरटेल है, और जियो है जो कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये इतनी कंपनियां हैं जो भारत में, भारतीय कंपनियां हैं जो आपको भारत में इंटरनेट प्रदान करती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जानकारी जो होती है, जिसमें हम इंटरनेट के उपयोग को देखेंगे कि आखिर इंटरनेट का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।